जो पहली सीढ़ी है ना वो सबसे मुश्किल होती है बिजनेस में। और जब आप पहली सीढ़ी चढ़ जाते नहीं, आप पहली दफ़ा प्रॉफिट में आ गए हैं, उसके बाद फिर आप भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अगर हम ईमार ग्रुप की बात करें तो वो स्ट्रेटजिकली इतना वेल इस्टेब्लिश हो चुका है कि आज वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें तो वो शुरू कर सकते हैं। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एमकास्ट बाय ईमार ग्रुप, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन लीडर्स से जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से मार्केट में अपना नाम बनाया। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुफियान इकबाल, और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन्हें न सिर्फ अपनी मेहनत से एक एम्पायर खड़ा किया, बल्कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए और मार्केट में फाइनेंशियल एनालिसिस या इस तरह की कई चीज़ों की बात की जाए तो उनका नाम ना हो तो मेरे ख्याल में अधूरा है। बात कर रहा हूँ मैं ईमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CFO जनाब अनवार हैदर साहब की। वेलकम सर, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने वक्त में से हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? सबसे पहले स्टार्ट आपकी जर्नी से करते हैं सर। कौन है अनवार हैदर और उसकी जर्नी, लाइफ की जर्नी क्या है? जी, सबसे पहले तो सुफियान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे बैठ के जो मार्केट के लोग हैं उनके साथ बात कर सकूँ, यूथ के साथ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर सकूँ। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि अनवार हैदर कौन है और इसका जर्नी क्या है। अनवार हैदर एक बैकवर्ड इलाके का सादकाबाद का एक शहरी है, ठीक है, जिसने अपना CA का जर्नी स्टार्ट किया था 2013 में। और CA इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्टिफिकेशन इन द वर्ल्ड। तो ये तो मेरे ख्याल सब लोग जानते हैं कि अगर एक CA में 100 लोग आ रहे हैं तो 100 में से 8, 9 या 10 लोग ऐसे लोग होते हैं जो CA को कंप्लीट कर पाते हैं। तो आई वॉज़ वन ऑफ देम, जिसने 2021 में जब वो अपना CA क्वालिफाई किया ऑलमोस्ट विद इन 6.5 years और 7 years। तो उसके बाद फिर एक तो मेरे पास 2 वेंचर्स थे कि या तो मैं किसी कंपनी में जॉब करूं और एक मुलाजिम बन जाऊं, या फिर मैं ख़ुद की जो है वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं, ख़ुद का इस्टेब्लिश करूं कुछ, और उसमें मैं ख़ुद एक एम्प्लॉयर बन के लोगों को अपने पास हायर करूं। तो मैंने दूसरे ऑप्शन को जो है वो बेहतर समझा और मैंने फिर 2021 में जो है वो A. हैदर एंड कंपनी जो है वो स्टार्ट की अपनी। और बस वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। अभी हमारे ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं हमारी फर्म को, और हमारे जो क्लाइंट है वो हमें साथ साथ ग्रो करा रहे हैं अपने, और हम अपने क्लाइंट्स को ग्रो करा रहे हैं। ज़बरदस्त जर्नी सर, ये बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। अच्छा, मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि A. हैदर एंड कंपनी और ईमार ग्रुप की जो अब ये जो जॉइंट एक जर्नी चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं और A. हैदर कंपनी को आप कैसे देख रहे हैं सर? अच्छा, पहले तो मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि हमारा ईमार ग्रुप के साथ जो वेंचर है वो बना कैसे है। जब मैंने फर्म अपनी स्टार्ट की थी उसके ऑलमोस्ट कोई 6-8 महीने बाद यहाँ पे एक होते थे जहांगीर साहब, उन्होंने हमें रीच किया था एक दोस्त के रेफरेंस के थ्रू कि जी हमें ऑडिट की सर्विस चाहिए, टैक्सेशन की सर्विस चाहिए। तो उस टाइम पे हमने इनको सर्विस प्रोवाइड की एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल विद अस, ठीक है। तो उनको हमारी सर्विस जो अच्छी भी लगी। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट कोई 2 साल तक हमारी जो है वो बात नहीं हो सकी आपस में, ना कोई मुलाकात हुई एहसन साहब के साथ दोबारा। उससे पहले एक दफ़ा शुरू में उनके साथ मुलाकात हुई थी। फिर 2023 में जो है वो मैं इस्लामाबाद आया हुआ था और एकदम से मुझे एहसन साहब की कॉल आती है और कहते हैं कि यार हम लोग जो है ना वो एक ज़रा बैड फेज से गुजरे हैं, और वो बैड फेज हमारा ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं लेकिन साथ हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना वो हमारा साथ नहीं दे पा रहा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, एज एवरीवन नो, कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एक इंडस्ट्री की, एक कंपनी की बैकबोन है। तो अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट सही से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो आप कंपनियों को आगे नहीं ग्रो करवा सकते। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपसे मीटिंग कर लेते हैं। और मैं फिर जिस टाइम उनके साथ बात हुई है रात के मैं तकरीबन कुछ 7-8 बजे इस्लामाबाद से निकला है और रात को 10 बजे हमने यहाँ पे इस ऑफिस में बैठ के मीटिंग की। और उस टाइम में फिर एहसन भाई ने जो है वो अपने हमें इश्यूज़ बताया कि उनको क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्यों उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है वो लैग आ रहा है उनकी चीज़ों में। तो फिर हमने उनको फिर मशवरा दिया कि आप इंडिविजुअल हायरिंग की बजाय आप पूरी एक फ़र्म हायर करें और आपको हम फर्म के नाम पर रिसोर्स देंगे। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई लोग छोड़ के जाते भी हैं ना, तो आपको इस चीज़ का नहीं होगा कि हमारे पास एक एसिड जो है वो छोड़ के चला गया। अब एसिड आपके पास कोई इंडिविजुअल नहीं होगा बल्कि पूरी एक कंपनी आपका एसिड बन जाएगी। तो वहाँ से हमारा जो है वो एक जर्नी स्टार्ट हुआ था ईमार डेवलपमेंट के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ग्रो की हैं। और जैसे कंपनी में सब लोग देख रहे हैं कि पहले जो है ईमार डेवलपमेंट या ईमार ग्रुप सिर्फ एक चीज़ थी,
अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते 4 या 5 वेंचर्स में चीज़ें चली गई हैं और इसमें जो हमारे फाइनेंस के टीम लीड हैं अदनान साहब, उनकी जो है वो सबसे ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो उनकी है इस चीज़ के अंदर, कि उन्होंने हर चीज़ के अंदर जो है वो पूरे जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था बीमार को, उनको गाइड किया है, उनको कैसे चीज़ें लेके चलनी चाहिए और बिज़नेस को कैसे ग्रो कराना चाहिए, इसके पीछे अदनान साहब की विजन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। ज़बरदस्त सर। होता है, हम अक्सर देखते हैं ना, तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा मार्केट में सक्सेस की तरफ लेकर चलती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक इसलिए है कि मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट की स्ट्रेटजी को भी समझा जाए। बड़ी बड़ी कंपनियाँ फेल हो जाती हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक उतना स्ट्रांग नहीं होती। बिल्कुल। हम मार्केट में कहाँ पाए जाते हैं और करंट मार्केट सिचुएशन में हमारी स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ किस लेवल पे है? अच्छा, एक आपने बात की कि कंपनीज जो है वो फेल हो जाती हैं। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि वो लैक ऑफ पेशेंस है लोगों के अंदर। पहले हम इसी से हट जाते हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है, कि वो फाइनेंसिस रेज कर नहीं पाते हैं या बजट नहीं चला पाते अपना। सबसे पहली चीज़ आती है लैक ऑफ पेशेंस, कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरू में ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि लाइक जो बिज़नेस जो है वो मुझे पहले महीने में, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी ले रहा हूँ मैं, तो बिज़नेस मुझे पहले महीने में लाख रुपया भी कमा के नहीं देगा शायद। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो रीज़न बिज़नेस फेलियर की होती है, जो हमारे पास कोई नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो आते हैं 6 महीने बाद, साल महीने बाद अपने ऑफिस को ताला लगाते हैं, वापस जॉब में चले जाते हैं। सबसे बड़ी रीज़न उनकी यह है कि वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाते कि हमने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है। बिज़नेस जो है वो आपका स्लोली डेवलप होता है और आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, और फिर जब आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है फिर आपकी चीज़ होती है रैपिड। पहला जो आपका जो पहली सीढ़ी है ना, वो सबसे मुश्किल होती है बिज़नेस में, और जब आप पहली सीढ़ी चढ़ जाते नहीं, आप पहली दफ़ा प्रॉफिट में आ गए हैं, उसके बाद फिर आप भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो पहली तो ये चीज़ आ गई। और सेम गोज़ विद मीमार जब स्टार्ट हुआ शुरू में, तो जितने भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, एहसन साहब हैं, फैज़ साहब हैं, शुरू में वो भी इस चीज़ में थे, कंफ्यूज थे कि यार हमारा बिज़नेस किस तरफ जाएगा, लेकिन उन्होंने चीज़ों को टाइम दिया है। और अभी माशाल्लाह से अगर हम मीमार ग्रुप की बात करें तो वो स्ट्रेटजिकली इतना वेल इस्टेब्लिश हो चुका है कि आज वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें तो वो शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और स्ट्रेटजिकली भी, और अपनी प्लानिंग भी उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है कि आज वो किसी भी वेंचर में एंटर हो सकते हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है सर, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है, मैं इसी आपके पहले वाले पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। अब इस मार्केट में हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बट अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी रनिंग कॉस्ट को रन कर सकें। तो अब अगर हम इसमें भी दोष ये दें कि जी मार्केट ठीक नहीं है या मार्केट को ही दें, क्या इसमें सिर्फ मार्केट का ही कसूर है कि नहीं इनके फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का भी कसूर होता है? अच्छा, इसमें बिल्कुल ऐसा 2 चीज़ें हैं कि मार्केट का कसूर भी होता है। जैसे आजकल पाकिस्तान की मार्केट बारे में कहा जाता है कि मार्केट डाउन चल रही है, और मार्केट डाउन आपकी तभी होती है जब मार्केट से आपका पैसा निकल जाता है। मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट आपकी चलेगी। और दूसरी जो रीज़न होती है वो कंपनी के ओनर्स खुद होते हैं, और साथ उनके उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट अटैच होता है वो उसकी रीज़न होता है। अब जितने भी हमारे लोकल बिजनेस होते हैं, उन बिजनेसमैन होते हैं, इनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मैं बिज़नेस में लाख रुपया लगा रहा हूँ, मुझे वापस क्यों नहीं आ रहे, वो पैसा जा किधर है मेरा। अब जब तक आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का नहीं पता, आपको अपनी ये नहीं पता कि मैं जो अपने फाइनेंसिस रेज कर रहा हूँ, मैं जो फाइनेंसिस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरे फाइनेंसिस जा कहाँ पे रहे हैं, तो तब तक आप अपनी प्लानिंग को बेहतर नहीं कर सकते। और यही चीज़ हमने आके मीमार में डेवलप की थी। पहले इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी वो इतनी डिटेल या इतनी ऐसी तैयार नहीं हो रही थी कि जिससे उनको फाइनेंशियल इंसाइट अपनी पूरी आ सकती। अब जब तक ओनर को ये नहीं पता कि मेरे पास पीछे कितना पैसा पड़ा है जिसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मेरा जो बिज़नेस का पैसा वो लीक कहाँ पे हो रहा है, जब तक उसको ये चीज़ नहीं पता चलेगी वो अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं करवा सकता। और यही होता है मार्केट की जो इंडस्ट्रीज़ आपकी फ्लॉप होती हैं, कि वो पैसा लगाते हैं और वो उसको उसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है, आप ये कह लें उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो उसको ठीक नहीं रख पाते। और जब तक वो इस चीज़ को जज नहीं करते या जब तक वो उनको ये चीज़ समझ आती है, तब तक वो मार्केट से आउट हो चुके होते हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। बात करते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री की, जो कि केपी के अंदर बहुत, या केपी और पाकिस्तान में बड़ी बूम आई हुई है। मैं बूम के लिए वर्ड यूज़ करता हूँ कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन गया। क्या वजह है कि नया स्टार्टअप या नया एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में आ रहा है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में हमेशा नाकाम रहता है, वो अपने बिजनेस को फाइनेंशियली पोर्ट्रे करने में नाकाम है? अच्छा, इसकी जो मैंने पहले इस चीज़ का तज़किरा किया था, उसमें जो सबसे बड़ी आपकी रीज़न आती है वही आता है कि आप बिज़नेस को टाइम नहीं दे पाते। टाइम इन अ सेंस कि आपको पेशेंस चाहिए। आप अगर ये कहें जी मैं आज लाख रुपया लगा रहा हूँ और मुझे
महीने बाद इसका 10 लाख रुपए रिटर्न मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पहले उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। अभी जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो भी जॉब छोड़ के आ रहे होते हैं। वो आते हैं अपने स्टार्टअप्स में, वो कहते हैं यार 6 महीने हो गए मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा, चलो वापस जॉब में 2 लाख ले रहा था, 3 लाख ले रहा था, वापस चले जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये वाली है कि जिसकी वजह से अपने बिजनेस को आगे नहीं लेके चल पाते, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं या स्टार्ट करते हैं, उसमें वो इस चीज़ के ऊपर बहुत आ जाते हैं कि यार हमने हर जगह से पैसे बचाने हैं। अब एक चीज़ मैं बिजनेस में टर्म यूज़ करता हूँ कि हमारे पास जो एम्प्लॉई होता है ना, वो कभी लायबिलिटी नहीं होती हमारी, एम्प्लॉई हमेशा हमारा एसेट होता है। ऐसे ही और आप दुनिया में जितनी भी कंपनीज की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, रैपिड ग्रोइंग कंपनी में आपको वो कंपनीज मिलेंगी जिनके एम्प्लॉय ज़्यादा है, एग्जैक्टली ठीक है, जिनके एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा हैं, या जिनके पास अच्छे एम्प्लॉय फोर्स ज़्यादा है, जिनके पास एम्प्लॉय रिटेंशन रेट ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनीज आपको रैपिड ग्रोथ की कंपनीज में मिलेंगी। अब जब कोई नया बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कहते हैं यार मैं हायर कर लूँगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो यार उसे मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ जाएगा, 2.5 लाख देना पड़ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसको 2-2.5 लाख दे के वो मुझे आउटपुट क्या देगा। आउटपुट क्या दे रहा है, दिस इज़ द पॉइंट। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। अब थोड़ा सा बात करते हैं यूथ की। चूँकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है ना कि आजकल मैं बड़े बड़े बिल बोर्ड देखता हूँ ना, तो उस पर बड़ा बड़ा लिखे हुआ है CA बन जाएँ, ACCA करें जी, आपके सब सपने बन गए। बच्चे इंटर हो जाते हैं, CA नहीं बन पाते, क्या रीज़न है इसके पीछे? अच्छा, ये जैसे शुरू में मैंने बताया था कि CA जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्टिफिकेशन है दुनिया की। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे लोएस्ट रेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पासिंग रेट। और इस टाइम पे हमारी जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 9 to 10% है कि अगर हमारे पास 100 बच्चे एक जगह पे आ रहे हैं CA करने के लिए, उनमें से 9 या 10 लोग ऐसे होंगे जो उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। पहली तो रीज़न सबसे जो बड़ी है वो ये है कि ये मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा जो लोग करके बैठे हैं वो कोई उनके पास कोई जादुई किताबें तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न होती है कि जब बच्चा FSC के बाद आता है ना आगे स्टडीज़ के लिए, तो एक हमने बच्चों के जहन में शुरू से बनाया हुआ है कि बेटा FSC कर लो, उसके बाद मज़े हैं, मज़े हैं आपके। एग्जैक्टली। तो FSC के बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अब अगर फ़र्ज़ करो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं CA में आ गया, मेरा कोई दोस्त यूनिवर्सिटी में चला गया, तो मैं देखूँगा उसका स्टेटस हर दूसरे दिन वो कहीं पे यूनिवर्सिटी की गैदरिंग में कहीं पे खाने गया हुआ है, कहीं पे वो पिकनिक मनाने गया हुआ है, कभी वो नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने के लिए जा रहे हैं। जो CA वाला बच्चा है ना, उसको ये करने का टाइम नहीं होता, ठीक है। तो जो बच्चे CA में आते हैं ना, ये 9-10 बच्चे वो हैं जो इस चीज़ को टाइमली समझ जाते हैं कि नहीं भाई CA जो है वो एक फुल टाइम जॉब है आपकी, ठीक है। अगर आपकी जो फुल टाइम स्टडी जॉब है, अब यही है कि आपने क्लासेस लेनी है और बस पूरा दिन पढ़ना है आपने। ये भी नहीं है कि आप बस किताब भी खंगालते रहोगे, लेकिन आपको एक ऐसा टाइम देना पड़ेगा रीज़नेबल कि जिससे आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो है वो हमारे पास ऐसे भी होता है कि लोग पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं और उनका 3 से ऊपर CGPA आता है। मैं अपने भाई की एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम जो है वो आउट स्टेशन रहते थे, मेरा एक भाई जो है वो यूनिवर्सिटी में होता था, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, 1 महीना पहले भाई ने कॉल की कि यार आ जाओ कोई क्रिकेट का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि भाई की यूनिवर्सिटी और जगह थी तो मेरा कॉलेज और जगह था, ट्रैवल टाइम ज़्यादा, तो हम दोनों भाई इकट्ठे ही एक हॉस्टल में नहीं रहते थे, अलग-अलग रहते थे। तो मैंने कहा यार मेरे पेपर हैं, कहता कब है, मैंने कहा महीने बाद। कहता महीने बाद? कहता भाई हमें हमारे पेपर कर लो तो हम आज भी क्रिकेट खेलें, ठीक है। तो ये चीज़ एक जो है वो लैग करती है कि बच्चे जब CA में आते हैं तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो आप अगर अपनी फुल टाइम नहीं देंगे स्टडीज़ को, आप एक रीज़नेबल टाइम नहीं देंगे, तो आप CA क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ जो है वो बच्चे लैग करते हैं। जो बाकी के 90 स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर होते हैं कि यार शायद हम आखिरी महीने में जाके पढ़ लेंगे तो शायद पेपर पास हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है सर। यूथ को एक्चुअली गाइडेंस का भी मेरे ख्याल में एक इशू है, जहाँ पे गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड को तो देख के चले गए CA CCA करने, लेकिन जब वो एक्चुअल फील्ड में जाते हैं तो उनको पता जाता है कि मसला क्या है। अब हम जरा आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। चूँकि आपका पोर्टफोलियो भी है, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था सर, क्योंकि अभी हमने नया एक वेंचर ऑन बोर्ड किया। मेमार ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑब्वियसली एक वन ऑफ द मोस्ट फास्टली ग्रोइंग ग्रुप है इन खैबर पख्तूनख्वा राइट नाउ। एशियन गोल्ड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फाइनेंशियल कंपनी हमने एक्वायर की इस वक्त। उस हवाले से आप क्या देखते हैं, उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अच्छा, इसमें भी जो है ना वो इस जर्नी में स्टार्ट करने से पहले भी मेरी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है।
वो इस तरीके से कि जब एहसन साहब और फैज़ साहब इस चीज़ को सोच रहे थे कि यार इस मार्केट को भी एक्सप्लोर करें, तो उनके पास एक सबसे बड़ी ऑप्शन थी। लाहौर में एक सबसे बड़ा ग्रुप है, उनका ऑफिस था। तो एहसन साहब ने मुझे कहा कि यार आप लाहौर में आपका ऑफिस है तो आप एक दिन विज़िट कर लें वहाँ पे, और वहाँ से हमें जो है ना वो ज़रा डिटेल ले के दें कि कैसे ये मार्केट चलती है। तो मैंने फिर वहाँ पे विज़िट किया, उनके साथ मीटिंग की, उनके मैनेजर के साथ जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चला के देते थे क्लाइंट्स को। तो उन्होंने फिर मुझे इस चीज़ के ऊपर पूरा गाइड किया। तो मैंने एहसन साहब को बताया कि भाई मार्केट अच्छी है, आप लोग एक्सप्लोर करें। तो वो बस मेरी जो है ना वो हाँ के इंतज़ार में बैठे थे। वो पहले अपनी वर्किंग पूरी कर चुके थे। वो मुझसे सिर्फ ये कह रहे थे कि यार मैं भी एक दफ़ा जाके इस चीज़ को देखूँ कि इस चीज़ में आगे जाके क्या एक्सपोजर हो सकता है। तो फिर उन्होंने जो है वो पहले उस कंपनी के साथ स्टार्ट किया, और विद इन अ वीक उन्हें यार हमने अपनी जो है ना वो PMX में कंपनी जो है वो रजिस्टर करवानी है। तो पहले मैं थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ज़रा हो रहा था कि मैंने कहा यार एक इतना बड़ा वेंचर है, आप कैसे इस चीज़ को लेके चलोगे, क्योंकि एक आप पूरी की पूरी अपना इस चीज़ को ही आप बिजनेस आइडिया को चेंज कर रहे हो, क्या आप कंस्ट्रक्शन से निकल के जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। खैर वो इस चीज़ को जो है वो एहसन साहब ज़्यादा बेहतर समझ चुके थे, और फिर इन्होंने जो एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ वाला ये स्टार्ट किया है, GC वाला। तो ये वन ऑफ दी आप कह लें कि मेरा ख्याल है एक इनोवेशन है पेशावर की या KPK की मार्केट के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे इस तरह का वेंचर कोई नहीं था कि जहाँ पे आप किसी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करके और डायरेक्ट PMX में ट्रेडिंग कर सकें। तो ये सिर्फ एक मीमार के लिए एक कामयाबी नहीं है, ये KPK की आवाम के लिए कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी कि आप जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, साथ में लोगों को लिटरेट करना भी शुरू कर दिया है कि उनको हम इस चीज़ के ऊपर एजुकेट करें। तो ये जो है वो लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा देगी आगे। सर ये आपके पोर्टफोलियो है और आप ही किस ऊपर जचता है। फाइनेंशियल मार्केट की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करते हैं, हर बंदा आजकल टिकटॉक या यूट्यूब पर बैठा हुआ है, वो फाइनेंस सिखा रहा होता है, मार्केट सिखा रहा होता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी या मार्केट क्या होती है। तो ऐसे लोग क्या मार्केट में ख़राब नहीं कर रहे, वो मार्केट को, लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब भी हम किसी फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं या कंपनी के किसी एक्सपोजर की बात करते हैं, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सामने रख रहे होते हैं, जो हमने थ्रू आउट आवर CA जर्नी और या हमने अपने एक्सपीरियंस में वो चीज़ें देखी होती हैं, समझी होती हैं कंपनी के साथ, किसी कंपनी के साथ जुड़ के। तो जो अब ये लोग टिकटॉक पे बैठे हैं या वो बस लोगों को कहेंगे यार आप आ जाओ मार्केट में, आ जाओ पैसा लगा लो, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। और अगर KPK की बात करें तो उनके लिए AGC का जो स्कूल खोला है, इन्होंने जो इसकी एजुकेशन स्टार्ट किया, तो ये बहुत अच्छा वेंचर है। इस चीज़ की वजह से आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आप अपने रिस्क को कैसे कवर करेंगे। अब लोग ये तो कहते हैं कि पैसा लगा लें, लेकिन उसके पीछे हमने रिस्क को कैसे कवर करना है, ये चीज़ भी हमने देखनी होती है। ऐसे ही है। तो ये चीज़ जो है वो एजुकेट की जा रही है अब यहाँ पे लोगों को। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी इसी लाइफ में शुरू करना चाह रहे हैं तो आज ही AGC ट्रेडिंग स्कूल में अपनी एडमिशन को यकीनी बनाएं। सर फाइनली इंटरेक्टेड टू द यूथ, क्या मैसेज देंगे आज की यूथ को? यूथ के लिए जो है ना वो फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ, एक ज़रा मायूसी भी है मुझे, ठीक है, यूथ की वजह से नहीं, पाकिस्तान के हालात, ठीक है, और उसकी वजह से यूथ भी मायूस है। अब कोई भी अपना घर अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप इस टाइम पे यूथ से पूछें तो मेरा ख्याल है 99% लोग ऐसे होंगे यूथ में जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से छोड़ के यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे हम जाकर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो सकें, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान के जो है वो हालात सबके सामने है। इनके लिए बस यही एक पैगाम है कि यार जितना हो सकता है ना अपने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। अब हम लोग जो है वो हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान से बाहर जाते, लेकिन हमने ये सोचा कि यार आप हम अपने मुल्क पे रह के एम्प्लॉयमेंट की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं अपनी यूथ के लिए, और इस चीज़ का फ़ायदा शायद हमारी यूथ को भी हो सके, हमारी इकॉनमी को भी हो सके, और इस चीज़ में हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज़ मेरी यूथ के लिए है कि आप आगे अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलें। आप सिर्फ अपना ही नहीं सोचें, आप साथ साथ अपने मुल्क का भी सोचें। सियासतदानों ने हमारा नहीं सोचना, हमने खुद अपना सोचना है, अपने लोगों का सोचना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन लोगों को क्या मैसेज होगा जो मेमार ग्रुप ऑफ कंपनीज पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं? हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा ख्याल है इसमें कोई मैसेज देने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, क्योंकि मेमार ग्रुप के साथ अभी तक जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो अपने साथ 10 लोगों को और लेके आया है साथ, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी प्रैक्टिकली हो रही है। जब भी हम अपनी इसकी ग्रोथ को देखते हैं, अपने रेवेन्यू की ग्रोथ को, तो ओवर दी मंथ हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग हमारे ऊपर यकीन कर रहे हैं।
मीमार ग्रुप के ऊपर यकीन कर रहे हैं। अब अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओवरऑल उठा के, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोमिस के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरती, अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं करती। मीमार ग्रुप एक ऐसा ग्रुप, मैंने अपनी खुद की जो है वो अपनी जो प्रोफेशनल जर्नी है इसमें मैंने सिर्फ ये एक वाहिद ग्रुप देखा है जिसने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिलेज में नहीं ले गए। इन्होंने पहले वो स्टार्ट किया कोर कॉम्प्लेक्स, विद इन टाइम इन्होंने उसको कंप्लीट किया। हाँ, ये है कि ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, आपकी पॉलिटिकल कंडीशन हो सकती हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, 2-4 महीने 6 महीने, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, दूसरी इंडस्ट्रीज की 3-3, 4-4 साल तक जो है वो प्रोजेक्ट डिले किए जाते हैं। यही चीज़ एक है जिसकी वजह से जो मीमार का कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो यकीन कर रहा है मीमार ग्रुप के ऊपर कि यार अगर ये कोर कम्प्लेक्स टाइम पर ख़त्म कर रहे हैं, अगर ये जो कसर मीमार है इसको इतनी जल्दी जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो फिर आगे जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ये अपने प्रोमिस को फुलफिल करेंगे। और यही चीज़ है वो उनके लिए एक पॉजिटिव वे में जा रही है। और वो जो हमारी मार्केट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, उसमें मीमार ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है इस चीज़ को। थैंक यू सो वेरी मच सर, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत कुछ सीखा आज हमने आपसे, उम्मीद है आप लोगों ने भी सीखा होगा। मीमार ग्रुप के हवाले से अगर आप और कुछ जानना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट www.mimargroup.com को विजिट करना ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।